चलो दिख रहा हूं ना। चलो अब सब क्लियर है। चलो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? अच्छे होंगे और मस्त होंगे। देखिए कल जहां पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते। सबसे पहले उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने क्लास 10th का रिजल्ट देखा और उनके अच्छे नंबर आए, तो उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने भी साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए। 2 बच्चे 99 लेके आए 10th क्लास के अंदर, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। तथा आज उन बच्चों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने आज अपनी नीट की आंसर की चेक की होगी। अरे की कि नहीं की रे? अरे की ना, इतने कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, एक ड्रॉप मार लियो, बढ़िया मेहनत लगा के फ़ोन बंद करके 1 साल ड्रॉप मार लियो, हो जाएगा, दोबारा कर लिया। सर फ़ोन तो बंद नहीं रहता तो फिर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज नीट की आंसर की ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है एनटीए की वेबसाइट पे। आज जाके डाउनलोड करें और देखें कितने मार्क्स आए। सर को तो तुम बताओगे नहीं, है ना, क्योंकि सर को बता दिए तो पोल खुल जाएगी। तुम कह रहे थे मेरे तो सारे सवाल सही थे लेकिन ये सवाल कैसे गलत हो गए और नंबर ज़्यादा कैसे नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए। चलो देखिए कल हम लोगों ने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। अरे किया था कि नहीं किया था? अरे बोलो, किया था ना। चलो तो कल हम लोगों ने फर्स्ट नंबर चैप्टर जो था इलेक्ट्रोस्टैट का, वहां से कहानी को शुरू किया था। और वहां से कहानी को शुरू करते हुए सबसे पहले चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। और उससे पहले आपको बताया गया कि चैप्टर की समरी क्या है, कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज हमने ये देखी। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टियां जो भी थी उनके बारे में बात की। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टियां कल बताई थी, आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी चार्ज की, कि चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे पीछे। ठीक है, चार्ज की क्वांटाइजेशन नेचर बताई थी। अरे बताई थी कि नहीं बताई थी? चलो, और क्या बताया था? इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आइसोलेशन सिस्टम के अंदर जो टोटल नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है? कंजर्वेटिव रहता है। और एडिटिव नेचर का होता है। इंडिविजुअल के सम के बराबर कौन आता है? नेट चार्ज आता है कि नहीं आता है? चलो आज हम थोड़ी सी कहानी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने के ट्राई करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बालक, प्यारे बालिकाओं, डॉक्टर और डॉक्टरिकाओं, आज के लेसन को स्टार्ट करने से पहले कल वाला आपके दिमाग में पूरा होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कल मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम होता है उस सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्वेटिव रहता है, यानी कि उसका जो चार्ज इनिशियल कंडीशन में था वही चार्ज उसका फाइनल कंडीशन में भी होना चाहिए। और सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी आप चार्ज के कितनी भी पार्ट करें वो नेट चार्ज को कभी भी कम नहीं कर पाएगा, नेट चार्ज उतना ही रहेगा। तो वही आपका क्या होता है? कंजर्वेटिव ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। यही बात हम लोगों को करनी है। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसका लॉ पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, के चार्ज के कंजर्वेशन का लॉ क्या है, यानी कि ये लॉ क्या बताता है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में बात करें। पहली बात आप लोगों को बता रखी है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, किसी भी आइसोलेट सिस्टम के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्वेटिव। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है और बता भी इसको। हिंदी वाले बच्चे सोचेंगे कि सर आइसोलेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, किसी भी विलगित निकाय के अंदर है पूरा क्लोज सिस्टम जो होगा ना उसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव रहेगा, यानी कि संरक्षित रहेगा। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है और कुछ भी नहीं बोली जा रही मेरे बच्चे। ये तो टेंशन में आ गया था सर क्या होता है
हिंदी वालों घबराओ नहीं, मैं हूं अभी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है अभी तक आप लोगों को। आगे बात समझ में। चलो उसके थोड़ी सी आगे की कहानी देखते हैं। बता दिया मैंने, वही बात लिखी हुई है कि चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी आपके आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। यानी इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज मिलेगा वही चार्ज आपको फाइनल कंडीशन में भी मिलेगा पूरी के पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, जो हम पढ़ के आए हैं। एक बार वापस से मैंने आपको बता भी दिया, लिखना चाहो तो लिख भी दियो। आगे देखिए बच्चों, मेरे पास सिस्टम ए है, यहां पे मेरे पास में इसके अंदर चार्ज है पॉजिटिव 1 2 3 4 और 5। यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो डाला मैंने काउंट कर लिया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है 1 2 3 4 और 5 है। उसके बाद में एक और सिस्टम का, सर ये देखो पैक है, पूरा का पूरा पैक है, इसी को हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कोई भी जा सकता नहीं है। तो ये एक हमारा बन जाता है विलगित निकाय। क्या बन जाता है बच्चों, विलगित निकाय बन जाता है। उसके बाद ध्यान से देखो, एक और सिस्टम लूंगा मैं बी। यहाँ पे कितना चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 चार्ज। यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 7 था। अब देखना, इन दोनों को कांटेक्ट किया बॉडी को, यानी कि ये बॉडी दोनों संपर्क में आई, और संपर्क में आने से क्या हुआ कि इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहां पे अभी भी चार्ज कितना था 5 पॉजिटिव का, यहां पे कितना था पॉजिटिव का 7, यही था। जब ये कांटेक्ट किया तो क्या हुआ, ये चार्ज इस तरीके से सेपरेट हो गया वापस। अब देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कितना है 6। नेट अभी भी कितना आ रहा है 12, पहले भी कितना आ रहा था 12। मैंने क्या बोला था कि इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज रहेगा वही चार्ज आपका फाइनल कंडीशन में भी होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, फाइनल कंडीशन में भी होना चाहिए। इस वाले केस के अंदर सिस्टम ए में +5 चार्ज था, सिस्टम बी में +7 चार्ज था। जब दोनों बॉडीज को कांटेक्ट किया गया तो इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या हुआ, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बॉडी ए पे +6 चार्ज आया और बी बॉडी पे भी कितना आया बेटा +6, तो टोटल चार्ज कितना हुआ +12। यानी कि इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज है वही चार्ज वापस फाइनल कंडीशन में आना चाहिए। यानी कि किसी भी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। यानी कि आइसोलेटम सिस्टम के अंदर नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इनिशियल कंडीशन में आप लोग जितना चार्ज लेके चले उतना ही चार्ज आपको फाइनल कंडीशन में भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल सर मिलेगा भी, और हम लोगों ने एक एग्जांपल से भी देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां तक कोई दुख तकलीफ या समस्या, कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बातें और करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको बता चुका हूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल, बहुत बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ग्लास रॉड वाला। आपके बुक के अंदर भी दे रखा है कि ग्लास की रॉड होती है, उसको सिल्क के कपड़े से अगर हम ना रब करें तो क्या होता है कि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं। क्या होता है कि ग्लास रॉड को जब हम लोग एक सिल्क के कपड़े से यानी ऊनी कपड़े से रगड़े तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े के अंदर चले जाते हैं। यानी कि ग्लास के जो रॉड है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। अरे बच्चे कैसा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। और जब ये इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कि नहीं होगी, तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आई बात समझ में, यही चीज लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा, मैंने जो समझाया वही लिखा हुआ। ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क, यही बोला था मैंने कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया जाए यानी कि घिसा जाए, बिकम्स पॉजिटिव एंड इज लूज इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जिससे उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और सिल्क के कपड़े पे उतने ही अमाउंट में कौन सा चार्ज आता है,
नेगेटिव अमाउंट में जो है वो इक्वल अमाउंट में चार्ज आता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। द आइसोलेशन सिस्टम ऑफ ग्लास और सिल्क इज न्यूट्रल। क्या बोला गया कि हमारे पास में एक रॉड थी इस तरीके से और एक कपड़ा था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इनको इसमें रब किया गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो इसमें चले गए। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उतने इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसमें गए हैं। जब इन दोनों सिस्टम को मिला गए तो वापस नेट चार्ज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी जितना पॉजिटिव है उतना क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों को मिला के जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। जो लास्ट में लाइन लिखी हुई थी, द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड और सिल्क को मिला देंगे तो दोनों को मिला के जो सिस्टम बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है बच्चों, न्यूट्रल बनने वाला है। कैसा बनने वाला है, न्यूट्रल बनने वाला है। समझ में आ गई बात। कुछ नहीं है, आपके पास में कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर आप लोगों ने एक ग्लास रॉड को रब किया। जब आपने ग्लास रॉड को रब किया तो ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो चले गए सिल्क के कपड़े के अंदर। कहाँ चले गए, सिल्क के कपड़े के अंदर। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े के अंदर गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। अब इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकले वही इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस कपड़े के अंदर। कहाँ चले गए, इस कपड़े के अंदर चले गए। यानी जितने निकले होंगे वो इतना पॉजिटिव रहेगा और जहां गए होंगे वह क्या रहेगा, नेगेटिव। अब इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बना दे, पूरा कपड़ा और ग्लास रॉड को मिला के सिस्टम बना दे, तो न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे चार्जेस की अमाउंट तो सेम है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने वहां पे पड़े भी, तो नेट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगी ना, इक्वल अमाउंट में चार्ज हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये वाली बात हमने की। इस वाली चीज में कोई भी तकलीफ, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई ना बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। ये वाली बात बहुत अच्छी है। एक पेयर प्रोडक्शन होता है। पेयर प्रोडक्शन किस किस फॉर्म में होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर भी चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, इससे कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, गामा रे होती है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो साथ में मिलकर उसको सिस्टम को न्यूट्रल बनाते हैं। ये रहा, एक जो गामा होती है एक्चुअल में ये एक कपल बनाती है। कपल में कौन कौन होता है, एक होता है आपका पॉजिट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। अभी भी देखो नेट चार्ज क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कैसे, एक एग्जांपल समझते हैं। हम लोग एक न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं, हम एक नाभिकीय अभिक्रिया देखते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया कभी भी देखोगे तो उसका आवेश हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। कैसा रहेगा, संरक्षित, यानी चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। कैसे, जब आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 के अंदर, तो उसमें बताया जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन जब आप पढ़ोगे, जब उससे सॉल्व करोगे तो वहां पे क्या होगा, बीटा, गामा, अल्फा पार्टिकल आएंगे, उनको बैलेंस करना सीखोगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ये एक रिएक्शन है मेरे पास में इस तरीके से। सबसे पहले ये यूरेनियम है, यू का मतलब, अरे यू का मतलब तुम नहीं हो, समझे, कौन है, यूरेनियम है। ये यूरेनियम एक रिएक्शन करता है न्यूट्रॉन के साथ, तो क्या बनाता है, एक न्यूट्रॉन लिया, जिनोन स्ट्रोनियम बनाया, साथ में 2 न्यूट्रॉन निकले। कितने निकले, 2 न्यूट्रॉन निकले। ये बेसिकली चेन रिएक्शन का पार्ट है, आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे। अब ध्यान से देखोगे तो इसका चार्ज कितना है, तो इसका चार्ज होगा जो इसका एटॉमिक नंबर है, तो 92 + 0, अभी भी कितना आ रहा है, 92। इसका कितना आएगा, 54, 38 और 0, 54 + 38 + 0, तो अभी भी कितना आ रहा है, 92। तो देखो इनिशियल कंडीशन में भी चार्ज कितना था, 92, फाइनल कंडीशन में भी कितना है, 92। चार्ज कंजर्वेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने पेयर रिएक्शन का, कि पेयर रिएक्शन के अंदर भी जो है वो पॉजिट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो भी नेट चार्ज जो होता है वो बैलेंस रहता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ इनिशियल कंडीशन में जितना चार्ज था उतना ही चार्ज फाइनल कंडीशन में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़े और आगे बातें करते हैं। छोटी सी बात करेंगे, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई। चलो थोड़ी सी बात और करते हैं और थोड़े से क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चंस आ रहा है आपका पहला, ये रहा क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले मैं आपको पढ़ के नहीं बताना, पहले आप ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में साइड में हो जाता हूँ, है ना सर, आप साइड में हो जाओ, क्वेश्चन दिखना चाहिए हमको। ये लो भाई, मैं MCQ के पास में आ जाता हूँ ना, शक्ल दिखा देता हूँ ना। यही बोला है, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा रहने वाला है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या जीरो होगा। क्या होने वाला है रे, खोलो ऑप्शन A B C या D। सर जय माता दी कर दो, जो आएगा वो देख लेंगे। तो जय माता दी करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन कौन सा आने वाला है, C आने वाला है। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहने वाला है, चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। अगला सवाल देखो, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए, बिकम पॉजिटिव एंड इज लूजेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आपकी ग्लास रॉड होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिल्क बिकम्स बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसके सिल्क के ऊपर कैसा जो है वो चार्ज आएगा, वो आपको बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या न्यूट्रल। अभी हम पढ़ के हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज आपकी ग्लास रॉड पे जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज का आने वाला है सिल्क के कपड़े पे। का आने वाला है, सिल्क के कपड़े पे आने वाला है। तो ऑप्शन से हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बेसिक बातें हम लोगों ने खत्म की चार्ज की, यानी कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बहुत डिस्क्रिप्शन में बताई, बहुत ज्यादा लेंथी चीजें बताई और नोट्स के रूप में भी बताई। तो ये चीजें यहाँ पे खत्म होती है। अब एक इसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण। अब हम क्या करेंगे कि चार्ज को ट्रांसफर करना सीखेंगे, उसके मेथड सीखेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें होती है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि विद्युतीकरण के अंदर देखें तो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोगों को पता हो कि 3 प्रकार की मटेरियल के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, कौन कौन से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर 14 में वापस भी पढ़ोगे, लेकिन कंडक्टर जो स्टार्टिंग के चैप्टर में काम आएगा। देखो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सके, यानी कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाए और वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर पाए, मोशन कर पाए, वो तो है कंडक्टर। जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जाए और उनका मोशन बिल्कुल न के बराबर हो, वो क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेटर। बीच की अवस्था क्या हो जाएगी, सेमीकंडक्टर। यानी जब प्योर स्टेट में बात करोगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, जब उसको गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन जम करके चलना शुरू हो जाएंगे, तो वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। सीधी बात है। क्या बोला, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। पहला कंडक्टर में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मूव करेंगे तो करंट मिल जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होंगे तो ना के बराबर मोशन होगा, इंसुलेटर। अब क्या हुआ कि पहले पढ़ा है वो तो इंसुलेटर की तरह बिहेवियर कर रहा है, और जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके चलना स्टार्ट किया और मोशन हो गया शुरू, तो वो क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। जो हमारा 14 वाला ब्लॉक जो होता है, कॉलम जो होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्ट्रोंशियम, मोलैंड वाला ब्लॉक जो होता है ना, वो वाला पढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सबसे पहला कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तो क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को। तो कंडक्टर का होता है इसके अंदर चालक, इंसुलेटर बोले तो कुचालक, और ये हो जाएगा अर्धचालक। तो 3 प्रकार के मैंने आपको बताया, एक बताया कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये भी बता दिया कौन सा चालक है, कौन सा कुचालक है और कौन सा अर्धचालक। एक बार देख लीजिए आप लोग। ये लिखा हुआ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल आर क्लासिफाइड, यानी कि इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत गुणों के आधार पे पदार्थ को जो है इतने भागों में डिवाइड किया गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चलो सबसे पहला पढ़ते हैं चालक।
चलो बच्चों बताओ चालक के बारे में क्या क्या बता सकते हो आप मेरे को बताओ। मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, जल्दी से बताओ कि चालक के बारे में आप लोग जो है वो क्या क्या बताओगे। अरे बोतल लेने गया था, कहीं गायब नहीं हुआ हूँ। अच्छा, तो इसने बताया कि चालक वो होता है, सर आपने लिखा ना कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं सर? बस में जो टिकट देता है ना, टीसी, कंडक्टर वो है। अरे क्या झिंगूर झिंगालाल, वो कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्टर मैंने आपको बता दिया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो और उन फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव हो, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन का मूव होगा तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी करंट, सीधी सी बात। ठीक है, और कौन कौन से मेन कंडक्टर है ये भी पता होने चाहिए। ठीक है ना, सबसे अच्छा कौन है? सिल्वर, एल्युमिनियम और कॉपर बढ़ते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है जिसमें चार्ज का फ्लो क्या हो? आसानी से होवे। क्या होवे? चार्ज का फ्लो आसानी से भी होवे, जिसमें यानी आवेश जो है बिल्कुल इजीली फ्लो कर सके, वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। जितनी भी मोस्ट मेटल्स होती है वो हमेशा एक गुड कंडक्टर का काम करती है। जितनी भी मेटल्स है, धातु है, वो सारी की सारी क्या है? गुड कंडक्टर है, अच्छी चालक है। कौन कौन सी है? तो आप लोगों को ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेटल के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल बता देते हैं। तो ये चार्ज कंडक्टर है इस तरीके से, यानी ये आवेशित चालक है। कैसा है बेटा? आवेशित चालक है। इस तरीके से मैंने इस कंडक्टर की बॉडी को चार्ज कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? चार्ज कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर के बारे में बात करूं, इसमें मैंने क्या बोला था आपको? एक तो बोला था सिल्वर, एल्युमिनियम और कॉपर। ये मोस्ट मेटल जो है ना बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होती है, और मोस्टली जो अच्छे कंडक्टर के रूप में हम लोग जो काम लेते हैं ना, वो कौन सी मेटल? मोस्टली हम जो काम में लेते हैं वो हमारी जो मेटल होती है वो होती है सिल्वर। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों, और आगे बात को समझो। इंसुलेटर मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इसमें वापस बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम लोग बता देता हूं मैं पहले। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज बिल्कुल पुअरली फ्लो है, यानी कि चार्ज का फ्लो ही ना होवे। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। सिल्क हो गया, अभी जो पढ़ा था मैंने, कॉटन के थ्रेड से, जितने के जितने रबड़ से, या मैनी प्लास्टिक, बहुत सारे जो प्लास्टिक है वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? गुड इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स है। तो ध्यान रखना कि इंसुलेटर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है सिल्क, कॉटन के जो थ्रेड्स होते हैं वो, जो आपका रबड़ होता है या प्लास्टिक्स होते हैं, वो सारे के सारे गुड इंसुलेटर के काम करते। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत कम चार्ज, और जितना मिनिमम चार्ज है तो वहां पे चार्ज का फ्लो होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा चार्ज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर जो दोनों के बीच में हो जाए, किस किस दोनों के बीच में होगा? तो सीधी सीधी बात है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी जो दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा? वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। चलो देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखो। सीधी सी बात है, मैंने आपको बोल दिया पहले ही, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे, दोनों के बीच में, तो वो क्या कहलाना है? वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाना है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैल्मियम, आर्सेनिक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग जब चैप्टर नंबर 14 में जाओगे ना तो वहां आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाएंगे। चलो अब इलेक्ट्रिफिकेशन में पहुंचते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ नहीं है कि चार्ज जो है ना उसको ट्रांसफर करके कहीं पे भेजना है, किसी की सरफेस के ऊपर, वही आपका क्या है? वही आपका इलेक्ट्रिफिकेशन। अर्थात ये चार्जिंग के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें, डिस्चार्ज कैसे करें। तो क्या बोला? द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्जेस ऑफ द सरफेस ऑफ ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर चार्ज को इम्पार्ट करना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी विद्युतीकरण कहलाता है। मेथड्स कौन कौन से?
तो इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि चार्जिंग है। बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ही क्या है? चार्जिंग। हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे? आवेशित। इसके 3 मेथड है बेटा, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। देखो तीनों मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है फ्रिक्शन। अभी आप लोगों ने पढ़ा था एक कि सिल्क के कपड़े को हम लोगों ने कांच की छड़ से रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले गए। यानी जब दो बॉडी को ऐसे रब किया जाए तो क्या होता है? एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉनों की इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे ये तो डिपेंड करेगा बॉडी के मटेरियल के ऊपर। तो क्या बोला? दो बॉडीज को अगर हम लोग रब करें, ये बॉडी ए है और ये दो बॉडी है बी, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चले जाए तो दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो ये होता है फ्रिक्शन। इसके बाद होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? एक बॉडी आपके पास में पड़ी है और जस्ट कुछ डिस्टेंस पे दूसरी बॉडी रख दी जाए तो यहाँ पे जितना चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आ जाता है, ये कहलाता है इंडक्शन। डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए और ये कंसेप्ट जो है हम लोग कैपेसिटर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ध्यान रखना। एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन में होता है कि अगर हम लोग टच करें बॉडीज को, टच करें या किसी वायर से कनेक्ट कर लें, जैसे ही टच करेंगे और टच करके वापस सेपरेट कर दें तो चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई बात समझ में? तो कितने मेथड बताए? 3। फ्रिक्शन, दो बॉडी को रब करना है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद में कौन सा बताया? इंडक्शन। अगर आपके पास में एक बॉडी कुछ डिस्टेंस पे दूसरी बॉडी को रखा जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका इंडक्शन कहलाएगा। और कंडक्शन में जब दो बॉडी को आप टच करोगे और यहाँ किसी वायर के थ्रू इनका संपर्क करवा के वापिस जो इसको छोड़ दें तो क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई बात समझ में? चलो अब देखो इसमें सारा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, मैंने लिख रखा भी है आपके लिए। यही देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पहला मैंने आपको बता दिया, घर्षण के द्वारा आवेशन। हिंदी वालों के लिए क्या आएगा? घर्षण के द्वारा आवेशन। उसके बाद में कंडक्शन का मतलब होता है चालन द्वारा आवेशन। फिर तीसरा आपका आ जाता है इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। ये जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक से पिछले साल हटा दिया गया था। तो 3 प्रकार के मेथड हैं। एक फ्रिक्शन, दो बॉडी को रब करोगे, कंडक्शन दो बॉडी को टच करके छोड़ दोगे, इंडक्शन खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदलता है यानी कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अरे आई बात समझ मेरे बेटा? यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई समस्या, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चमका के नहीं रे, चमक गया। चलो आगे बढ़ते हैं और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। चलो अब मेथड ऑफ चार्जिंग वापस वही, पहले फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन में आपको मैंने बता दिया कि ये हमारे पास में ग्लास की रॉड है, ये हमारे पास में सिल्क का कपड़ा है। जब इसको रब करोगे तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे? उधर चले। देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ये इलेक्ट्रॉन लूज होके कहाँ जाएंगे? उसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ग्लास रॉड ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ग्लास रॉड ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। लूज किया तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? हानि। तो कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो धन आवेश, पॉजिटिव बोले तो धन आवेश आया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के यहाँ पे जगह गए और जैसे ही यहाँ पे गए इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? गहन। इसने क्या ग्रहण कर दिए? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए। और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश। तो ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। आगे बात समझ में? ये पहला वाला मेथड था। दूसरा वाला देखो, इंडक्शन में आपको बता चुका हूं। इस बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर, इसके पास में एक दूसरी बॉडी रखी जाए कुछ डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसके जस्ट साइड में कैसा चार्ज आएगा? अपोजिट यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया भी था। ये देखो नेगेटिव आया कि नहीं है? इसको बैलेंस करने के लिए उधर भी क्या चला जाएगा? नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। चलो, गुड कंडक्टर जो होते हैं ना, उनकी चार्जिंग कैसे करते हैं? तो उनकी चार्जिंग का मेथड सबसे बेस्ट मेथड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं कि दो बॉडी को टच कर दो, क्या कर दो, दो बॉडी को आपस में टच कर दो। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच टू ए न्यूट्रल, अगर आपके पास में कोई चार्ज बॉडी है, वो चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से भी टच कर लो, तो क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके अंदर जाता है, अनचार्ज बॉडी के अंदर। ये भी ध्यान रखना, लेकिन अनचार्ज नाम की बॉडी बहुत कम होती है, जनरली न्यूट्रल बॉडीज होती है, ये ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। चलो क्वेश्चंस देखो। When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod loses electron and the silk gains equal amount of electron. This process is called friction. क्या बढ़ा था, फ्रिक्शन बढ़ा था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। When a charged object touch to uncharged object, then charges from charged object get equally distributed on uncharged object. This process is called, कौन सा, बोलो, अभी तो बताया था कंडक्शन आएगा। टच करोगे तो कौन सा आएगा, कंडक्शन आने वाला है। चार्ज बॉडी को ब्राउट करे कुछ डिस्टेंस पे तो कौन सा आ जाएगा, तो सीधा सीधा फ्रिक आपके आ जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा। चलो बच्चों, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट क्लास जो था आज खत्म होता है। तो इसको तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया, ए, बी और सी। ए और बी कल डल गई थी, सी ये भी कल वाली है जो आज डल जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन की सीरीज डलेगी, जितना बड़ा है ना, उसके जितने जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन की सीरीज जो है वो कुछ देर में अपलोड करूंगा। एक चीज और बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जितनी भी अपडेट्स होती है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मैंने, देखो आज जो पढ़ा है पीपीटी, कल रात को ही डाल दी थी। ये रही पीपीटी जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये सारी इस प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को जितना भी पढ़ा है वो नोट्स के रूप में आप लिखना चाहो या रखना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला था कि आपको नोट्स मिलेंगे, तो ये देखो पूरे के पूरे नोट्स लिखे हुए इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में एक मॉड्यूल मिलेगा, जो मॉड्यूल मैंने अभी दिया नहीं है आपको। अभी मॉड्यूल का थोड़ा सा मैंने स्किप रखा है, तैयार है, कंटेंट सारा तैयार है। इसके बाद डीपीपीज मैंने एक डीपीपी इसके अंदर डाल दी। ठीक है, तो अभी ये 3 कंटेंट है, आप जाके डाउनलोड कर लेना और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है बच्चों, तो आज कुछ समस्या हो गई थी, मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाया था, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। कल मॉर्निंग में लाइट गायब नहीं हुई थी तो इजीली क्लास हो पाई, लेकिन आज गायब हो गई तो इजीली क्लास नहीं हो पाई। तो प्रॉपर क्लास लेने का मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारी परेशानी आती है मेरे साथ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना है तो परेशानियों को तो झेलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सेशन में पढ़ना, अब अच्छे से कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे बता देना। और भी कुछ तकलीफ है, समस्या है तो देखिए, लड़ते रहो। हमारा मुकाम एक ही, स्ट्रगल को पार करके लड़ते रहना और जीतना। एक दिन आएगा जब तुम जीत जाओगे। चलो बच्चों, राधे राधे, मिलते हैं क्वेश्चन वाली सीरीज में थोड़ी ही देर में। ठीक है बच्चों।